हमारी आज की कहानी एक साइंटिफिक और टाइम ट्रैवल एक्शन कहानी रहने वाली है। यह कहानी पूरी तरीके से एक फ्यूचर की लड़ाई के ऊपर है। फ्यूचर में एक जंग चल रही है और वहाँ जंग किसी इंसान के साथ नहीं, एलियंस के साथ है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसमान से एक रोशनी में से कुछ लोग एक बिल्डिंग पर गिर रहे होते हैं। इन सब लोगों में हम हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर फॉरेस्टर को देखते हैं। हम यह भी देखते हैं कि दुनिया खत्म हो चुकी होती है और यहाँ एक बहुत बड़ी जंग चल रही होती है। अब हमारी कहानी 30 साल पीछे चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक है और फॉरेस्टर के घर में क्रिसमस की पार्टी चल रही है। हम देखते हैं कि फॉरेस्टर एक आर्मी ऑफिसर रह चुका है। अब वह स्कूल में बच्चों को साइंस पढ़ाता है। वह साइंटिस्ट भी बनना चाहता है, जिसके लिए उसने अप्लाई भी किया होता है। फॉरेस्टर ने जिस लैब में काम करने के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। वह अब निराश होकर अपनी बेटी के साथ मैच देखने लगता है। हम देखते हैं कि मैच के बीच में एक बहुत तेज रोशनी चमकती है, जिसमें से कुछ लोग उस रोशनी में से निकलते हैं। वह लोग 30 साल बाद की दुनिया से आए हैं। बोलो बताते हैं कि भविष्य में एक जंग चल रही है जो किसी इंसान के साथ नहीं, एलियन के साथ है। भविष्य में इंसानों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। वह लोग चाहते हैं अभी के समय से इंसानों को ले जाकर 30 साल बाद की जंग में शामिल किया जाए। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि लोगों को वह ले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग जो है वापस आते हैं। बाकी सारे एलियन के हाथों मर जाते हैं। फॉरेस्टर जब स्कूल में पढ़ा रहा होता है तो बच्चे कहते हैं कि इस सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, हम सबको पता है कि हम लोग मरने वाले हैं। यहाँ फॉरेस्टर बच्चों को समझाता है और कहता है कि हमें साइंस फॉलो करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों को फ्यूचर में ले जाया जाएगा, उन लोगों का चयन कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले उनके मरने की डेट पता की जाती है। यदि वह नजदीक होती है तो उन व्यक्तियों को चुन लिया जाता है और फॉरेस्टर को चुन लिया जाता है भविष्य में ले जाने के लिए। अब फॉरेस्टर के पास 24 घंटे हैं अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों को भविष्य में जंग के लिए ले जाया जा रहा होता है, उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में उन्हें बताया जाता है कि वह किस तरीके से काम करते हैं, उन्हें किससे लड़ना है, उन्हें कैसे लड़ना है। अब अचानक से एक रात रेड सायरन बजने लगता है और उन्हें बताया जाता है कि यह कोई मॉक ड्रिल नहीं है, उन्हें जंग में भेजा जा रहा है। उन सभी लोगों को टाइम ट्रेवल के जरिए भविष्य में भेजा जा रहा है। वह सभी लोग आसमान से जमीन पर गिर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, पूरी दुनिया खत्म हो रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी लड़ाई जिनके साथ है उनका नाम है व्हाइट स्पाइक्स। फ्यूचर की टीम इन लोगों से कम्युनिकेट करती है और इन्हें बताती है कि व्हाइट स्पाइक्स ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है और अब इन्हें पूरा शहर उड़ाना होगा। वह सभी लोग व्हाइट स्पाइक्स से गिरे हुए हैं। उन सभी लोगों को अपने आप को बचाते हुए फ्यूचर की टीम की बताई हुई जगह, जो कि एक लैब है, उसमें जाना होगा। फॉरेस्टर यहाँ पर इस टीम को लीड कर रहा है। अब यह लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यह लोग जिनको बचाने जा रहे होते हैं वह सभी लोग मर चुके हैं और फिर फॉरेस्टर को कमांड मिलता है कि उन्हें वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स वहाँ वापस जरूर आएंगे। यहाँ पर फॉरेस्टर को ऑर्डर मिलता है कि उसे इस लैब में से कुछ नीली शीशियों को लेकर जाना होगा। वह इन सभी शीशियों को लेता है और जब वह लोग जा रहे होते हैं तो हम यहाँ पर व्हाइट स्पाइक्स को देखते हैं। व्हाइट स्पाइक्स हर जिंदा चीज को खत्म करना चाहते हैं और यहाँ वह लोग अपने आप के बचाव में गोलियां चलाते हैं। व्हाइट स्पाइक्स काफी बड़े और खूंखार होते हैं। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि जो टीम उन लोगों को बचाने के लिए आ रही थी, व्हाइट स्पाइक्स उन पर हमला कर देते हैं और उस रेस्क्यू टीम को खत्म कर देते हैं। अब इन्हें कमांड मिलता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी उस रेड जोन से बाहर आना है, क्योंकि वह लोग उसे रेड जोन को बम से उड़ने वाले होते हैं। यहाँ कमांडेंट फॉरेस्टर को ऑर्डर देता है कि तुम्हें वहाँ से जल्दी निकलना होगा और हम देखते हैं कि वह लोग उसे पूरे शहर मियामी को बम से उड़ा देते हैं। अगले पल हम देखते हैं बचे हुए लोगों की आंखें कैंप में खुलती। यहाँ फॉरेस्टर भी जिंदा होता है। वह फॉरेस्टर कर्नल से मिलता है। कर्नल का नाम भी फॉरेस्टर होता है। फॉरेस्टर को यहाँ पता चलता है कि कर्नल उसकी बेटी मयूरी है। मयूरी कहती है कि उसने अपनी पढ़ाई में साइंस को में सब्जेक्ट रखा, वह आर्मी के लिए फोर्स की रिसर्चर बनी।
अब मयूरी फॉरेस्टर को कहती है कि उसे यहाँ बुलाने का एक कारण है, उन लोगों ने व्हाइट स्पाइक्स के ऊपर रिसर्च की है। उन्हें पता चला है कि व्हाइट स्पाइक्स में मेल की तादाद काफी ज्यादा है और फीमेल की काफी कम, लेकिन फीमेल को मार पाना काफी मुश्किल है, इसलिए उन्हें फीमेल की बॉडी पर रिसर्च करने के लिए कोई फीमेल व्हाइट स्पाइक्स चाहिए। लेकिन फीमेल व्हाइट स्पाइक्स तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेल व्हाइट स्पाइक्स उनकी रक्षा करते हैं। ऐसा वह अपनी जनजाति को बचाने के लिए करते हैं। सभी लोग एक टीम बनाकर मिशन पर जा रहे हैं, एक फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि यह उनका लास्ट ऑप्शन है एक बार में सभी को खत्म कर देना। हम देखते हैं कि उन लोगों को कुछ फीमेल व्हाइट स्पाइक्स के घोंसले का पता है, उन्हें वहां से एक फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को लेकर आना है। अब वह लोग तैयार हो जाते हैं, उस घोंसले के अंदर जाते हैं। हम वहां देखते हैं कि वह लोग उसे एक पिंजरे में कैद करना चाहते हैं, लेकिन उसे कैद कर पाना इतना आसान नहीं है। फीमेल व्हाइट स्पाइक्स ज्यादा खूंखार है, वह चिल्लाकर बाकी मेल व्हाइट स्पाइक्स को बुला रही है। काफी मेहनत और लड़ाई के बाद यह लोग उसे कैद कर लेते हैं और वहां से निकाल कर ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मयूरी लैब में फीमेल व्हाइट स्पाइक्स पर रिसर्च करती है और उसे मारने के लिए एक जहर बनाती है। यहाँ मयूरी फॉरेस्टर को कहती है कि हमारा असली प्लान है कि हम यह जहर बनाएं और फॉरेस्टर इस जहर को 30 साल पहले ले जाए और इसे और अच्छी तरीके से बनाएं और जंग शुरू होने से पहले ही खत्म करें। यहाँ उस फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को होश आ जाता है और वो भागने की कोशिश करने लगती है और वो सारी जंजीर भी तोड़ देती है और चिल्ला कर मेल व्हाइट स्पाइक्स को बुलाती है। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे मेल व्हाइट स्पाइक्स आ जाते हैं, उन लोगों के बनाए बाउंड्रीज को तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। यहाँ बहुत मुश्किल से मयूरी उस जहर को इन सब से बचाती है, मगर हम देखते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स उन सब लोगों का पूरा एरिया तबाह कर देते हैं और मयूरी को भी इन सब में गहरी चोट लग जाती है, मगर मयूरी सिर्फ ये चाहती है फॉरेस्टर वो जहर ले जाए और मयूरी अपनी जान दे देती है और फॉरेस्टर और बाकी सब लोग पीछे चले जाते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि फ्यूचर से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, शायद अब फ्यूचर में कोई इंसान बचा ही नहीं है। फॉरेस्टर अपने घर वापस आ जाता है, यहाँ उसकी बेटी और बीवी उसका स्वागत करती है। वो अपनी वाइफ को सब बताता है कि वो मयूरी से मिला, वो कर्नल है फ्यूचर में और वो दुनिया को बचाने वाली है, मगर फॉरेस्टर पूरा सच नहीं बताता। अब फॉरेस्टर को सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये सब शुरू कब और कहाँ हुआ। पहला हमला 1948 में हुआ, लेकिन शायद वो उससे पिछले साल में आए हो। फॉरेस्टर के दोस्त के पास सबसे पहले मारे गए व्हाइट स्पाइक्स का नाखून है, वो उस पर रिसर्च करते हैं तो उनको पता चलता है वो कोई वोल्केनो की राख है। वो लोग अब वोल्केनो के बारे में पता लगाने के लिए फॉरेस्टर के स्टूडेंट के पास जाते हैं। वो उनको बताता है ये राख चीन के वोल्केनो की है, लेकिन वो चीन नहीं रूस से निकले थे, लेकिन राख जमीन के काफी नीचे थी। उनको पता चलता है वो काफी पहले से यही थे और नीचे से ऊपर आए हैं और उनको व्हाइट स्पाइक्स का स्पेसशिप का लोकेशन मिल जाता है। प्रेसिडेंट फॉरेस्टर को भेजने से मना कर देता है। फॉरेस्टर अपने पिता से मदद लेकर वहां अपनी एक टीम बनाकर पहुंच जाता है। वहां उनका प्लान होता है उनको ढूंढना और पहले जहर से मारना और अगर कोई गड़बड़ हुई तो पूरी शिप को ब्लास्ट कर देना। उनको वो शिप मिल जाता है, वो लोग अंदर जाकर देखते हैं वहां व्हाइट स्पाइक्स की पूरी फौज होती है। वो वहां गलती से क्रैश करते हुए गिर जाते हैं, उनका टारगेट कोई और प्लेनेट था। फॉरेस्टर और उसकी टीम उनको जहर का इंजेक्शन देने लगती है, लेकिन उनमें से कुछ जिंदा हो जाते हैं और उन पर हमला भी करते हैं। वह लोग भी उनको मारने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक बाहर चला जाता है। बाहर भी 2 लोग होते हैं, लेकिन वो लोग उनको रोक नहीं पाते। हम देखते हैं कि अंदर वाली टीम शिप को बम से उड़ा देती है और फॉरेस्टर बाहर आ जाता है। फॉरेस्टर उनसे पूछता है बाहर जो आए थे उनका क्या हुआ, तो फॉरेस्टर के पिता उसको बताते हैं एक भाग गया बड़ा वाला। फॉरेस्टर बोलता है वो फीमेल व्हाइट स्पाइक्स हैं। अब फॉरेस्टर और उसके पिता उसको ढूंढने जाते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। यहाँ वो दोनों उससे काफी देर तक लड़ाई करते हैं और फॉरेस्टर उसके वो जहर वाला इंजेक्शन लगा भी देता है, लेकिन वो उस हिस्से को काट देती है और फिर से उन पर हमला करने लगती हैं। फॉरेस्टर के पिता उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन फॉरेस्टर उस फीमेल व्हाइट स्पाइक्स का गला काट देता है और वो जहर की शीशी उसके मुंह में फोड़ देता है, जिससे वो मरने लगती है और खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं फॉरेस्टर अपने घर वापस जाता है अपने पिता के साथ और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहने की सोचता है।
और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।